करेंगे तो आपका डायल किया हुआ नंबर अभी व्यस्त है। 15 मिनट मेरे टॉक टाइम की तो। अब एयरटेल मनी से कहीं से भी मोबाइल रिचार्ज करो, फोन से। यहाँ से रिचार्ज? चल शुरू हो जा। एयरटेल मनी, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। Aditya Birla Group, taking India to the world. आवाज पर आप देख रहे हैं बजट महाकुंभ और ये समझने की कोशिश कि इस बजट को ऐलान के दिन ऐसा लगा था न इधर है न उधर है, ठीक है, कुछ किया नहीं, खुश हो नाराज हो समझ में नहीं आया। अब समझ में आ रहा है कि दरअसल इस बजट में बहुत सारे फॉल्ट लाइंस हैं, बहुत सारे खतरे हैं और बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो वित्त मंत्री उठा रहे हैं और इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए भी पैदा कर रहे हैं। इस पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं फिर से एक बार कौशिक बसु साहब के पास। वित्त मंत्री जी ने सब्सिडी को कम करने को लेकर के जो टारगेट रखा है, सब्सिडी का जो जिक्र किया है, लेकिन अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें लगता है कि ये कभी कंट्रोल में नहीं आया है। हम समझते हैं कि अगले साल इसको अगर लागू किया गया तो जितना उन्होंने वादा किया उतना वो कम नहीं कर पाएंगे। कब से ही आप समझते हैं कि कंट्रोल में आएगा? कुछ इम्प्लीमेंटेशन इस साल भी होगा, पर आपको थोड़ा बताऊं कि व्हाट द प्रॉब्लम इज। हमारे देश में हम बहुत सारे सब्सिडी देते हैं, फार्मर्स को फर्टिलाइजर सब्सिडी, द पुअर हाउस होल्ड्स, वल्नरेबल हाउस होल्ड्स, फूड सब्सिडी, केरोसिन सब्सिडी एट्सेट्रा। इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम अराइजेज एज फॉलोज। फूड सब्सिडी हम जिस तरीके से देते हैं कि फर्स्ट वी सेल द चीप फूड टू द राशन शॉप्स। इंडिया में करीब 500,000 राशन शॉप्स हैं। They are then supposed to sell the cheap food to ordinary people. Studies show that of this subsidy, 44% of the food meant for the poor leakage hota. It ends up on the market, gets sold out. So we have decided in the Ministry of Finance that we do want the subsidy to reach the poor, but we have to be careful about cash balances, amount of money we spend. If we are losing 44% of the food through leakage, we have to spend a huge amount to reach the same money to the people. So what the finance minister has announced in the budget is that we are going to improve the delivery mechanism. So there will be an effort to give people the choice. Instead of saying that subsidized food has been given to a ration shop, now the ration shop will give it to the people. What is being discussed is we will give the subsidy directly to the people. It will go into their bank account or it will be cash that will be delivered to them. Then they will be told that the subsidy is now directly with you. You use it to buy your food. You see, once you do that, the poor people will not have to go to a shop and say, give it to me for a low price, because they've already got the money. So when they enter the shop, they will be like any other person with the money in their hand instead of the subsidy being in the shop's hand. This transformation in the delivery mechanism, central to solving the problem of leakage in food, we have taken steps through the UID system. Nandan Nilekani has been working on this platform. We want to change the leakage. This is a very important reform that is taking place. I hope people realize and support this effort. You will see some small changes during this year in the delivery mechanism, but it will take a little bit of time. We hope that there will be much more over the next year. And ultimately, we want to cut out the leakage. गुल, अगला सवाल मेरा आपसे है बाज़ार और इन्वेस्टर के लिए। बेसिकली देखा जाए तो हिंदुस्तान में अब तक कभी भी इन्वेस्टर ने पैसा बनाया नहीं। डेट या फिक्स इनकम में तो मुश्किल से इन्फ्लेशन जितना पैसा बनता है। इक्विटी में हमेशा इन्वेस्टर्स ने पैसा तोड़ा है।
रहा सवाल गोल्ड का, अब सरकार ने इस बजट में गोल्ड पे भी इतने टैक्स लगा दिए कि जहां एक इंडियन इन्वेस्टर पैसा बना सकता था वो रास्ता भी बंद कर दिया और उसके सामने छोटा मोटा एक एसटीटी कट या फिर राजीव गांधी स्कीम बना दी। क्या कुछ बाजार को, इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा इस बजट से? कोई वापस से बाजार में जो पैसे की कमी है, कॉर्पोरेट्स को पैसा चाहिए, वो कैपिटल के जरिए आ पाएगा? बाजार इन कट्स के जरिए नहीं चलता है। पहली बात तो आप इन्वेस्टर को अगर आप 10 लाख की भी छूट दे देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो गिरते हुए बाजार में जाके लगा देगा। यू हैव टू शो ऑल इन्वेस्टर्स बाय प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स, और प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स आर डिटरमिन्ड बाय द ओवरऑल एनवायरनमेंट इन द कंट्री। जो अगर इंटरेस्ट रेट कट्स होते हैं, आपकी इन्फ्लेशन मैनेजमेंट ठीक होती है, आप ये जो फ्यूल सब्सिडी दे रहे हैं उसको ठीक करते हैं, एक प्रिजम्पशन है कि आगे जाके सुधरेगा, उसके हिसाब से बाजार चलता है। ना कि आपने अगर कोई थोड़ा सा किधर डिडक्शन दे दिया, वो कोई यूज़ नहीं करता। और आपने उसमें भी एक लगा दिया है कि न्यू इन्वेस्टर होगा। मेरे तो समझ में नहीं आता है कि न्यू इन्वेस्टर आप किसको बोलते हैं। हमारे जैसे तो यहीं पे जिंदगी निकालती, तो हम तो नई में आएंगे नहीं। अभी तक सीख रहे हैं और अभी तक सीख रहे हैं, रोज सीखते हैं। लेकिन राजीव कुमार साहब, आपसे सवाल एक ट्रांसफर प्राइसिंग के मामले को लेकर है, क्योंकि अब तक तो ये समझा जाता था कि अगर विदेश में कोई कारोबार है और वहाँ पर आप अपने ग्रुप की किसी कंपनी के साथ कारोबार कर रहे हैं तो एक आर्म्स लेंथ डिफरेंस पर कारोबार होना चाहिए, और अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को ये लगे कि नहीं आपने बराबर रेट पर प्राइसिंग नहीं की तो टैक्स लग सकता है। लेकिन अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग वाला मामला हिंदुस्तान में भी हो सकता है, दो भाइयों के बीच में कारोबार हो उसमें भी हो जाए। ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स पे, ट्रेडर्स पे, कॉर्पोरेट्स पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा नेगेटिव, खासतौर से टैक्सेशन को लेकर? नहीं, कुछ तो पड़ सकता है सर, ये तो बात जरूर लाजिम है। मगर इसका जो उन्होंने हमको समझाया गुजराल साहब ने जब वो आए थे, इसका जो वजह है, इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि कुछ कंपनीज ने ऐसा किया है कि अपना जो काम वो खुद कर रही थी उनको आउटसोर्स करके एक नई कंपनी में लगा दिया है। और उस नई कंपनी से उन्होंने मतलब ये कहा कि आप इस काम को बहुत कम पैसे पे कर लें या बहुत ज़्यादा पैसे पे कर लें, और जो मुनाफा पहली कंपनी को हो रहा था वो अब दूसरी कंपनी में पैदा होने लगा, और जिससे कि टैक्स की जो उनकी एक टैक्स अवॉइडेंस स्कीम उसकी बन गई। तो ये इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने ट्रांसफर प्राइसिंग की बात की। मगर इसमें जो हमने वो जो उनको बताया कि इसमें इतने सारे ऐसे प्रावधान छोड़ दिए हैं कि जो डिस्क्रेशन है ग्राउंड लेवल पर असेसिंग ऑफिसर का, और जो मतलब वो किसको ट्रांसफर पासिंग मानेगा, किसको नहीं मानेगा, किस लेवल पर ट्रांसफर पासिंग कही जाएगी, उसकी कौन सी कीमत, मतलब कौन सा बेंचमार्क उसका चुनेगा, ये सब कुछ भी इसमें क्लियर नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो और बाकी चीज़ों के साथ साथ इसमें भी जो सब्जेक्टिव और डिस्क्रेशनरी एलिमेंट है असेसिंग ऑफिसर का, वो इतना फिर से बढ़ गया है जिसको कि कम करने की बात थी, क्योंकि जो बढ़ता है वो तो उसमें फिर रेंट सीकिंग की और हैरेसमेंट की बात आती है। तो इससे ट्रांसफर प्राइसिंग खुद जो है उसका प्रावधान में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, गलत बात नहीं है, ठीक है। मगर उसके जो डिस्क्रेशनरी एलिमेंट्स हैं उनके लिए उनको सेफगार्ड लगाने की बहुत ज़रूरत है और बहुत आवश्यकता है, वरना इसमें काफ़ी मुश्किल हो सकती है। चलिए राजीव कुमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के साथ आज बजट महाकुंभ के ओपनिंग सेशन में जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बाकी हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं और बजट के बाद आगे इकोनॉमी के हालात कैसे रहेंगे और बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।